हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। मैं आपका दोस्त आलोक और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एक नए वीडियो लेक्चर के साथ। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है वो है मैराथन क्लास 2। इसमें जो है फिर हम लोग 50-60 क्वेश्चन का एक सीरीज जो है वो करेंगे। आई होप कि पहला जो मैराथन क्लास था वो आप लोगों को पसंद आया होगा और आप लोगों को बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चन जो है एनाटॉमी फिजियोलॉजी से मिले होंगे और थोड़े बहुत रेस्पिरेटरी जो सर्जरी है उससे आपको क्वेश्चन देखने को मिला होगा। आज का सीरीज भी हमारा जो है वो मिसलेनियस पे है। जो फर्स्ट में हम लोग एनेस्थीसिया, रेलेवेंट एनाटॉमी फिजियोलॉजी और जो सर्जरी होता है उसमें रेलेवेंट एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी जो हम लोग पढ़ते हैं उसी के बेसिस पे ये दोनों सीरीज होने वाला है। इसका अगला जो सीरीज होगा वो थोड़ा बहुत आपको रिलेटिव फिजिक्स और रेस्पिरेटरी सर्जरी और न्यूरो सर्जरी के केसेस जो है उसमें देखने को मिलेंगे। तो हम लोग जो वीडियो लेक्चर कर रहे हैं दोस्तों, हमारा प्राथमिक जो मोटिव है, प्राइमरी मोटिव जो है वो है जिम्स ओटी टेक्नीशियन और एसजीपीजीआई ओटी टेक्नीशियन के एग्जामिनेशन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है, द मोस्ट कॉमन पोजीशन फॉर पोस्टेरियर क्रेनियल सर्जरी इज। तो पोस्टेरियर क्रेनियल सर्जरी, तो पोस्टेरियर क्रेनियल सर्जरी अगर आप देखोगे तो ये हो गया आपका पोस्टेरियर क्रेनियल सर्जरी। तो पोस्टेरियर क्रेनियल सर्जरी में या तो हम प्रोन पोजीशन या सिटिंग पोजीशन जो है हम यूज करेंगे। ठीक है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है स्पाइनल एनेस्थीसिया इज इंजेक्टेड इनटू। स्पाइनल एनेस्थीसिया को कहाँ पे इंजेक्ट करते हैं? एपिड्यूरल स्पेस में नहीं करते हैं, सब एरिकनोइड स्पेस में करते हैं। आई होप कि आपको ये ठीक है। कहाँ करते हैं हम? सब एरिकनोइड स्पेस में जो है इसको हम इंजेक्ट करते हैं। किसको? स्पाइनल एनेस्थीसिया को। नेक्स्ट है जो हमारा क्वेश्चन वो है एपिड्यूरल एनेस्थीसिया कहाँ इंजेक्ट करते हैं? तो नो डाउट एपिड्यूरल स्पेस में जो है हम इंजेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है एनेरिज्म क्या होता है? एनेरिज्म सर्जरी क्या होता है? तो इसमें क्या हो जाता है, एनेरिज्म में जो भी हमारे ग्रेट ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स का वाल जो होता है वो क्या हो जाता है? बैलून जैसा फूल जाता है। क्या हो जाता है? बैलून जैसा। जैसे ये मान लो कि अयोटा है, अयोटा में ऐसा कहीं पे बल्ज फॉर्म हो गया। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो ब्लड का प्रेशर होगा वो भी एकदम पूलिंग सा हो जाएगा, ब्लड यहाँ पे इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा और ये बलून जैसा फूल जाता है। तो मैंने ये दोनों साइड का बना रखा है। ये है सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल एन्यूरिज्म आपको देखने को मिलेगा। एसिमेट्रिकल में क्या होगा कि एक साइड जो है आपको बल्ज देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये एसिमेट्रिकल हो गया और ये सिमेट्रिकल एन्यूरिज्म हो गया। तो एन्यूरिज्म होता क्या है? तो बलून ब्लूनिंग ऑफ ब्लड वेसल वाल, जो भी हमारे ब्लड वेसल वाल होते हैं वो थिन हो जाते हैं और बलून जैसे फूल जाते हैं, है ना। नेक्स्ट है सेरिब्रल एनेरिज्म रप्चर में कॉजेज। अगर ये जैसे एनेरिज्म कौन कौन से देखने को मिलते हैं हमें? थोरेसिक एनेरिज्म देखने को मिल सकता है, एब्डोमिनल एनेरिज्म देखने को मिल सकता है और सेरिब्रल एनेरिज्म देखने को मिलता है। तो सेरिब्रल एनेरिज्म अगर रप्चर होगा तो क्या होगा? न्यूमोथोरेक्स हो सकता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि सेरिब्रम और थोरेसिक कैविटी का कोई मेल नहीं है। नेक्स्ट है प्लूरल इफ्यूजन नहीं, रीनल फेलियर नहीं। तो होगा क्या इसमें? सब एरिकनोइड हेमरेज होगा। क्या होगा? सब एरिकनोइड हेमरेज होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्रेनियोप्लास्टी मीन्स। अब क्रेनियोप्लास्टी मतलब क्या है? क्रेनियो स्टैंड्स फॉर क्रेनियम, स्कल, क्रेनियम कैविटी, और प्लास्टी मतलब रिपेयर। तो रिपेयर ऑफ स्कल डिफेक्ट इज कॉल्ड क्रेनियोप्लास्टी। नेक्स्ट है स्टेरियोटैक्टिक सर्जरी जो है वो क्या होता है? स्टेरियोटैक्टिक सर्जरी इज, तो इसमें आपका हो जाएगा इमेज गाइडेड प्रिसाइज ब्रेन सर्जरी। इमेज गाइडेड प्रिसाइज ब्रेन सर्जरी इज कॉल्ड स्टेरियोटैक्टिक सर्जरी। नेक्स्ट है कॉमन पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन आफ्टर न्यूरो सर्जरी इज। तो न्यूरो सर्जरी में जो है वो कॉमन पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन क्या देखने को मिल सकते हैं? पहला ऑप्शन है आपका इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर,
सेकेंड वन इज एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, थर्ड वन इज CSF लीक। तो यहाँ पे आंसर जो आपका हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। ये तीनों जो है हमें देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है मैनिटोल। मैनिटोल इज यूज्ड इन न्यूरोसर्जरी। तो न्यूरोसर्जरी में मैनिटोल फ्लूइड जो है वो हम यूज करते हैं किस लिए? इंट्राक्रेनियल प्रेशर को इंक्रीज करने के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। रिड्यूस इंट्राक्रेनियल प्रेशर। थर्ड इज इंक्रीज ब्लड शुगर, बिल्कुल नहीं। स्टॉप रेस्पिरेशन, ये भी नहीं। तो इंट्राक्रेनियल प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए हम मैनिटोल यूज करते हैं। नेक्स्ट है न्यूरोसर्जिकल पेशेंट कॉमनली रिक्वायर्ड मॉनिटरिंग ऑफ। तो कौन कौन से मॉनिटरिंग की आवश्यकता होगी? तो इंट्राक्रेनियल प्रेशर ऑब्वियस सी बात है, ग्लासगो कोमा स्केल कॉन्शियसनेस के लिए ये भी जरूरी है, और वाइटल साइन तो हर एक सर्जरी में करना है। तो ऑल ऑफ दीज इसका ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है CSF स्टैंड्स फॉर। ये कल भी हम लोगों ने क्वेश्चन किया था, बहुत ही जेन्युइन और बहुत ही आसान इसका आंसर है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। CSF इज mainly प्रोड्यूस बाय। ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जो है कोर्वाइड प्लेक्सस से ये क्या होता है? प्रोड्यूस होता है। लेकिन एक ऑप्शन यहाँ पे और दिया रहता तो आप शायद कंफ्यूज हो सकते थे। एरिकनवाइड विलाई अगर दे दिया रहता, एरिकनवाइड विलाई अगर दे दिया रहता तब आप कंफ्यूज हो जाते, क्योंकि इससे ये सिक्रीट होता है और इससे ये एब्जॉर्ब होता है। ठीक है। नेक्स्ट है CSF इज प्रेजेंट इन। कहाँ प्रेजेंट होता है? तो ब्रेन के वेंट्रिकल्स में और सब एरिकनवाइड स्पेस में। कौन कौन से कॉमनली वेंट्रिकल्स होते हैं? तो दो लेटरल वेंट्रिकल होता है, दो लेटरल वेंट्रिकल होता है, या इसको सेकंड वेंट्रिकल के नाम से भी जानते हैं, सेकंड वेंट्रिकल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। और एक थर्ड वेंट्रिकल होता है, एक थर्ड वेंट्रिकल होता है, और एक फोर्थ वेंट्रिकल होता है, और हाइपोथेटिकली एक फिफ्थ वेंट्रिकल भी होता है। ठीक है। लेकिन ये प्रूवन नहीं है, हाइपोथेटिकल डाटा है, इसलिए आप याद रखने के लिए ये याद रख सकते हो। नेक्स्ट है नॉर्मल एडल्ट CSF वॉल्यूम इज अप्रोक्सीमेटली। तो एडल्ट में नॉर्मल जो CSF वॉल्यूम जो होता है वो कितना होता है? लगभग ये अगर सिक्रीशन के बेसिस पे देख ले तो डेली बेसिस पे 150 ml जो है सिक्रीट होता है और एब्जॉर्ब होता है, लगभग 500 ml के आसपास ये होता है टोटल। नेक्स्ट है नॉर्मल CSF इज। तो अगर नॉर्मल CSF है तो वो कैसा दिखेगा, किस कलर का दिखेगा? तो हमें क्लियर और कलरलेस देखने को मिलेगा ये। नेक्स्ट है CSF सर्कुलेशन अकर थ्रू। कैसे होता है? तो कोरोनरी आर्टरीज के थ्रू होता है? नहीं। प्लूरल कैविटी के थ्रू? नहीं। पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन के थ्रू? नहीं। वेंट्रिकुलर सिस्टम के थ्रू। अभी मैंने आपको बतलाया दो लेटरल वेंट्रिकल, एक थर्ड वेंट्रिकल और एक फोर्थ वेंट्रिकल होता है। ठीक है। नेक्स्ट है द लार्जेस्ट वेंट्रिकल ऑफ ब्रेन। तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें लेटरल वेंट्रिकल या सेकंड वेंट्रिकल अगर ऑप्शन हो तो ये हमारा लार्जेस्ट वेंट्रिकल होता है। नेक्स्ट है CSF इज एब्जॉर्ब mainly बाय एरिकनॉइड विलाई। ये ऊपर भी आपको बतला दिया था। लंबर पंचर इज परफॉर्म टू ऑब्टेन CSF सैंपल। नेक्स्ट लंबर पंचर इज कॉमनली परफॉर्म बिटवीन। तो एडल्ट में जो है हम L3 L4 या L4 L5 स्पेस को चूज करेंगे। CSF कंटेंट, CSF में क्या क्या होता है? ग्लूकोज होता है, प्रोटीन होता है, इलेक्ट्रोलाइट होता है, सारी चीजें होती हैं। नॉर्मल CSF ग्लूकोज इज अप्रोक्सीमेटली। तो जो CSF होता है उसमें ग्लूकोज लेवल कितना होता है? तो 50 to 80 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। इंक्रीज CSF प्रोटीन इज कॉमनली सीन विथ। कब हमें देखने को मिलेगा? जो CSF प्रोटीन लेवल होगा जो इंक्रीज हो जाएगा, तो मेनिंजाइटिस में। ठीक है। नेक्स्ट है टर्बिड CSF में इंडिकेटेड। जो भी टर्बिड कलर का जो CSF हो जाएगा वो इन्फेक्शन में हमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है ब्लड इन CSF में अकर इन। तो जब भी सब एरिकनॉइड हेमरेज होगा, क्योंकि सब एरिकनॉइड स्पेस में ही हमारा CSF फ्लो होता है। ठीक है। कहाँ पे? सब एरिकनॉइड स्पेस में। अगर हेमरेज होगा तो ब्लड देखने को हमें मिलेगा। The spinal cord in adults end approximately at।
L1 L2 में जो है स्पाइनल कॉर्ड एडल्ट में जो है इंड होता है, ठीक है। वहाँ पे ऐसा कुछ हमें देखने को मिलता है, इसको बोलते हैं कोनस मेडुलारिस, ठीक है। और यही आगे चल के यहाँ पे ब्रांचेज ऑफ नर्व निकलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, काउडा इक्विना, ठीक है। अगर गलती से भी यहाँ पे आपका स्पाइनल ड्रग जो है वो इंजेक्ट हो जाए तो पेशेंट में काउडा इक्विनस सिंड्रोम देखने को मिलता है। जो रीजनल एनेस्थीसिया पे हम लोगों ने लेक्चर किया है स्पाइनल और एपिड्यूरल पे, आप जाके देख सकते हो, वहाँ पे आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। नेक्स्ट है CSF हेल्प इन, तो न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट का काम करता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को, वेस्ट रिमूवल का काम करता है, और कुशनिंग ऑफ CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम को कुशन प्रोवाइड करता है। तो ऑल ऑफ द एबव जो है आंसर हो जाएगा इसका। एक्सेसिव CSF लॉस आफ्टर लंबर पंचर में कॉजेस, तो ये हेडेक कराता है। आप जनरली स्पाइनल एनेस्थीसिया में जो है देखने को मिलता है PDPH, इसको बोलते हैं पोस्ट ड्यूरल P4 पंचर हेडक, ठीक है। तो पोस्ट ड्यूरल पंचर हेडक जो हमें देखने को मिलता है, क्यों कि जो हमने साइड पंचर किया है जहाँ से CSF सैंपलिंग की है, या फिर हमने स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया है, वहाँ से थोड़ा बहुत CSF लीक होता रहता है, जिसके वजह से पेशेंट में हेडक देखने को मिलता है, इसलिए इसको बोलते हैं PDPH पोस्ट ड्यूरल पंचर हेडक। नेक्स्ट है द प्रेशर ऑफ CSF कैन बी मेजर ड्यूरिंग लंबर पंचर, ECG में तो नहीं कर पाएंगे, ब्रोंकोस्कोपी में नहीं, स्पायरोमेट्री में नहीं। नेक्स्ट है विच मेनिंजियल लेयर क्लोज कवर ब्रेन टिश्यू, तो इसमें जो है पियामीटर हो जाएगा। मैंने आपको कल भी बतलाया था डैप सब ड्यूरामीटर सबसे आउटर लेयर है और पियामीटर सबसे इनर लेयर है, क्लोज टू ब्रेन, ठीक है। नेक्स्ट है द सब एरिकनॉइड स्पेस कंटेन, सब एरिकनॉइड स्पेस में क्या क्या होता है, CSF होता है, एयर ओनली, फैट टिश्यू ओनली और ब्लड ओनली नहीं, CSF होता है ओनली। नेक्स्ट है इन्फेक्शन ऑफ CSF इज डायग्नोज्ड बाय, कैसे करोगे, तो CSF एनालिसिस करोगे। नेक्स्ट नॉर्मल CSF कंटेन ए वेरी फ्यू सेल, लार्ज नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल, पस सेल नॉर्मली और हाई बैक्टीरियल काउंट, तो बिल्कुल नहीं, बैक्टीरियल काउंट नहीं होता है, पस सेल भी नहीं होता है, लार्ज नंबर ऑफ RBC तो बिल्कुल नहीं होता, वेरी फ्यू सेल इसमें होते हैं, है ना, जिसमें आपको थोड़े बहुत लिम्फोसाइट्स देखने को मिलते हैं और मोनोसाइट्स जो देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है मोर कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ BP शंट, BP शंट के बारे में, इसको बोलते हैं वेंट्रिक्यूलो पेरिटोनियल शंट, तो ये क्या करता है, शंट ब्लॉक और इन्फेक्शन देखने को हमें मिलता है, ये तीनों ऑप्शन नहीं होंगे। नेक्स्ट है CSF लीकेज आफ्टर ट्रॉमा में अकर फ्रॉम, तो अगर ट्रॉमा हुआ है आपको तो CSF जो है वो कहाँ कहाँ से लीक हो सकता है, नोज और ईयर से, ठीक है, ये तीनों ऑप्शन नहीं होंगे। लिम्ब सर्जरी माइनली बिलोंग्स टू, तो लिम्ब सर्जरी किसका, ऑर्थोपेडिक सर्जरी का पार्ट है, ठीक है, C नंबर आंसर आपका सही हो जाएगा। फ्रैक्चर मीन्स ज्वाइंट इन्फ्लामेशन नहीं, ज्वाइंट बोन इन्फेक्शन नहीं, मसल टीयर नहीं, ब्रेक इन कंटिन्यूटी ऑफ बोन, एक बोन है उसके कंटिन्यूटी में अगर ब्रेक हो गया है तो हम उसको क्या कहेंगे, फ्रैक्चर। द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ फ्रैक्चर इज, तो ट्रॉमा, है ना, बाकी ये सब चीज़ें नहीं है, ये बहुत आसान है। उसके बाद ओपन फ्रैक्चर इज कॉल्ड, ओपन फ्रैक्चर को हम क्या कहते हैं, कंपाउंड फ्रैक्चर कहते हैं, क्या बोलते हैं, कंपाउंड फ्रैक्चर, सिंपल फ्रैक्चर नहीं बोलेंगे, इम्पैक्टेड नहीं, और ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर नहीं बोलेंगे। नेक्स्ट है सॉरी क्लोज फ्रैक्चर मीन्स, तो क्लोज फ्रैक्चर में आपको फ्रैक्चर विदाउट
स्किन ब्रेक देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट है ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर इज मोस्ट कॉमन इन, बच्चों में जो है आपको ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर जो है बहुत ही कॉमनली देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट है कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर का मतलब क्या होता है, तो इसमें बोन बेंट ऑनली नहीं, हेयर लाइन क्रैक ऑनली नहीं, जॉइंट डिस्प्लेसमेंट नहीं, इसमें बोन ब्रेक इनटू मल्टीपल फ्रेगमेंट इज कॉल्ड कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर। नेक्स्ट है डिसलोकेशन मीन्स, तो डिसलोकेशन का मतलब बोन इन्फेक्शन नहीं होता है, कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट ऑफ जॉइंट सरफेस, मसल इंजरी ऑनली नहीं होगा, टेंडन रप्चर नहीं होगा, कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट ऑफ जॉइंट सरफेस। रिडक्शन ऑफ फ्रैक्चर मीन्स, तो बोन रिमूवल नहीं, अलाइन ऑफ फ्रैक्चर बोन, बोन ग्राफ्टिंग ओनली, जॉइंट रिप्लेसमेंट। तो रिडक्शन ऑफ फ्रैक्चर मीन्स अलाइनमेंट ऑफ फ्रैक्चर ऑफ बोन। नेक्स्ट है ORIF स्टैंड्स फॉर, बहुत ही कॉमन है ये, इसमें हो गया आपका ऑप्शन ओपन, रिडक्शन, इंटरनल फिक्सेशन, ये तीनों ऑप्शन जो है वो नहीं होंगे। नेक्स्ट है इंटरनल फिक्सेशन डिवाइसेस इंक्लूड प्लेट्स एंड स्क्रू, इंट्रामेडुलरी नेल, के वायर, ऑल ऑफ द अबव। तो के वायर आर द ऑप्शन। अब के वायर का मतलब क्या होता है, तो इसे बोलते हैं हम क्रिश्नर वायर। क्या बोलते हैं? क्रिश्नर वायर। तो के वायर का मतलब क्या होता है? क्रिश्नर वायर। और इंटरनल फिक्सेशन डिवाइसेस की बात करें तो के वायर हम यूज करते हैं। नेक्स्ट है इंट्रामेडुलरी नेल इज इंसर्टेड इनटू, तो इंट्रामेडुलरी नेल को हम कहाँ इंसर्ट करते हैं? तो जो बोन मैरो कैविटी होता है वहाँ पे, है ना, जॉइंट कैविटी नहीं, मसल टिश्यू नहीं, लिगामेंट नहीं, ठीक है। और एक्सटर्नल फिक्सेशन इज mainly यूज्ड इन, तो सीवियर ओपन फ्रैक्चर, कैटरेक्ट सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, CABG, ये तीनों ऑप्शन नहीं होंगे। ऑप्शन होगा सीवियर ओपन फ्रैक्चर में एक्सटर्नल फिक्सेशन जो है हमें रिक्वायर्ड होती है। नेक्स्ट है टर्निकेट इज यूज्ड इन लिम्ब सर्जरी टू। अब लिम्ब की, किसी भी लिम्ब की सर्जरी होती है उसमें हम टर्निकेट यूज करते हैं। टर्निकेट अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो एक प्लास्टिक, है ना, का ऐसे धागे नुमा जो है आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, और इसको जो है हम यूज करते हैं लिम्ब में, अपर लिम्ब या लोअर लिम्ब में जब भी सर्जरी होती है, ताकि हम क्या कर सके, प्रोवाइड ब्लडलेस सर्जिकल फील्ड, है ना, ब्लड के सर्कुलेशन को हम बैक ही करके रोक सकते हैं। नेक्स्ट है न्यूमैटिक टर्निकेट प्रेशर इज मॉनिटर्ड टू प्रिवेंट नर्व, न्यूमैटिक टर्निकेट नर्व इंजरी से एक्सेसिव ब्लीडिंग, टिश्यू डैमेज, ऑल ऑफ द अबव इसका ऑप्शन हो जाएगा। बोन ग्राफ्टिंग इज डन टू प्रमोट बोन हीलिंग, रिड्यूस BP, इम्प्रूव रेस्पिरेशन, स्टॉप इन्फेक्शन। तो ये तीनों नहीं होगा, प्रमोट बोन हीलिंग। नेक्स्ट है द मोस्ट कॉमन डोनर साइट ऑफ बोन ग्राफ्ट इज, इसमें आपका हो जाएगा इलाइक क्रिस्ट। नेक्स्ट है अर्थरोस्कोपी इज, तो अर्थरोस्कोपी में हम क्या करते हैं, इंडोस्कोपिक ज्वाइंट सर्जरी, ठीक है। नेक्स्ट है टोटल हिप रिप्लेसमेंट इज इंडिकेटेड इन, किसमें इंडिकेटेड होता है? सीवियर आर्थराइटिस और फ्रैक्चर, आस्थमा, न्यूमोनिया और रीनल फेलियर, नहीं, इसमें नहीं, ये सीवियर आर्थराइटिस और फ्रैक्चर में जो है हम टोटल हिप रिप्लेसमेंट करते हैं। नेक्स्ट है एम्पुटेशन मीन्स, बोन फिक्सेशन नहीं, जॉइंट रिप्लेसमेंट नहीं, टेंडन रिपेयर नहीं, सर्जिकल रिमूवल ऑफ लिम्ब। गैंग्रीन क्या होता है? तो बोन हीलिंग नहीं, जॉइंट इन्फ्लेमेशन नहीं, लिगामेंट इंजरी नहीं, टिश्यू डेथ ड्यू टू लॉस ऑफ ब्लड सप्लाई, इट्स कॉल्ड गैंग्रीन, या गैस गैंग्रीन भी इसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गैस गैंग्रीन। प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP जो है हम यूज करते हैं। आपने देखा होगा कि किसी का हाथ टूट गया है, पाँव टूट गया है, तो वाइट कलर का जो है ऊपर ये लगा हुआ है, POP लगा हुआ है। इसका पर्पस क्या होता है? तो बोन इमोबिलाइजेशन, ऑक्सीजन डिलीवरी, वेंटिलेशन और ECG मॉनिटरिंग। ये गलत है। बोन को इमोबिलाइज करने, बिना हिले डुले एक परफेक्ट लाइन में रखने के लिए जो है हम क्या करते हैं? POP अप्लाई करते हैं।
नेक्स्ट है कंपार्टमेंट सिंड्रोम अकर ड्यू टू, यहाँ पे जो है आपको आंसर भी दे दिया गया है गलती से, इंक्रीज प्रेशर विद इन मसल कंपार्टमेंट। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं, लो बीपी ओनली नो, हाइपरग्लाइसेमिया नहीं, इन्फेक्शन ओनली, इंक्रीज प्रेशर विद इन मसल कंपार्टमेंट, इट्स कॉल्ड कंपार्टमेंट सिंड्रोम। नेक्स्ट है कॉमन सिम्टम ऑफ कंपार्टमेंट सिंड्रोम इज, इसमें आपको आपको क्या देखने को मिलता है, सीवियर पेन नहीं, पाइलोयूरिया नहीं, ब्रेडिकार्डिया नहीं, जॉन्डिस नहीं, इसमें आपको कंपार्टमेंट सिंड्रोम में जो है आपको देखने को मिलेगा सीवियर पेन। नेक्स्ट है फैसियोटोमी इज परफॉर्म टू ट्रीट, फैसियोटोमी किसके लिए करते हैं हम, तो फैसियोटोमी करेंगे हम कंपार्टमेंट सिंड्रोम के लिए, अस्थमा के लिए नहीं, निमोथोरेक्स के लिए नहीं, रीनल फेलियर के लिए नहीं। नेक्स्ट है द इंस्ट्रूमेंट यूज टू कट द बोन इज, बहुत ही इजी है, बोन सॉ का हम यूज करते हैं, फोर्सेप रिट्रैक्टर और नीडल होल्डर नहीं यूज करते हैं। नेक्स्ट है सी आर्म इज कॉमनली यूज इन ऑर्थोपेडिक सर्जरी फॉर वेंटिलेशन नहीं, ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग नहीं, ईसीजी नहीं, रियल टाइम इमेजिंग के लिए हम जो है सी आर्म यूज करते हैं। आपने देखा होगा एक ऐसा करके, ऐसा करके जो है मशीन होगा, ये ओटी टेबल है, इसके बीच हम पेशेंट अपना लेटा हुआ है ना, और इस पे हम सी आर्म, सी जैसा होता है सी आर्म। नेक्स्ट है डीप वेन थ्रोम्बोसिस आफ्टर लिम्ब सर्जरी में लीड टू, तो आपने देखा अभी एक बहुत ही चर्चित पॉलिटिकल केस देखने को मिला था, है ना, अखिलेश यादव जी के भाई साहब का, उनको भी क्या था, डीप वेन थ्रोम्बोसिस के चलते क्या हो गया, इनको पल्मोनरी एम्बोलिज्म देखने को मिला और बेचारे का डेथ हो गया। ठीक है, तो पोस्ट ऑपरेटिव फिजियोथेरेपी आफ्टर लिम्ब सर्जरी हेल्प इन, तो अर्ली मोबिलाइजेशन, प्रिवेंटिंग स्टिफनेस, इम्प्रूविंग रिकवरी, ऑल ऑफ द एबव, ऑल ऑफ द एबव इसके ऑप्शन हो जाएंगे। हमें अर्ली मोबिलाइजेशन भी चाहिए, मसल स्टिफनेस से भी बचाना है, इम्प्रूव रिकवरी भी करना है। तो आज का सेशन का ये रहा सारे क्वेश्चंस, आई होप आपको सारे क्वेश्चंस जो हैं वो समझ में आए होंगे उनके आंसर्स, और यदि आपको कोई डाउट होता है या कोई फर्दर क्वेश्चन रहता है तो आप हमें कमेंट में बतला सकते हैं। मिलते हैं थर्ड पार्ट ऑफ द मैराथन सीरीज फॉर SGPGI एंड जिम्स ओटी टेक्नीशियन। तो आप लोग पढ़ाई करते रहिए, अगर आपको थियरी में भी कोई डाउट रहता है या कोई स्पेशल क्लास चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बतला सकते हैं। बहुत ही खेद है कि आप लोग ना ही कोई कम्युनिकेशन रखते हैं मैसेज के थ्रू, और ना ही आप लोग कोई पॉजिटिव कमेंट करते हैं कि आपको कोई चीज़ें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, या फिर आपको कुछ अलग से पढ़ने पढ़ाने की ज़रूरत है या नहीं। तो मैं तो ये कहूँगा कि आप एक्टिवली हमसे जुड़ें, है ना, और मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा आप सभी का हेल्प करके, ठीक है, क्योंकि मैं भी इसी फील्ड से हूँ। अगर आपको कुछ अच्छा सिखा पाऊँ तो ये मेरे लिए बहुत ही खुशनसीबी की बात होगी। तो मिलते हैं एक नए वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें और एग्जामिनेशन के लिए जो है आप तत्पर रहें, एग्ज़ाम दें और अच्छा स्कोर करें और अपना रिजल्ट पाएँ। धन्यवाद दोस्तों, बाय, गुड नाइट।